हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वीडियो एक रैपिड रिवीजन होने वाली है। पहले हम बोर्ड्स और नीट में जो ओवरलैपिंग है वो सब कुछ करेंगे और फिर नीट में कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज हो जाना। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मैं बात करूं अगर, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन तो हमेशा होगी, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड आपका नेगेटिव होता है, कैथोड आपका पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेनली होता क्या है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करे, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। इसका एग्जाम्पल है आपका जिंक कॉपर सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ई नोट वैल्यू यानी EMF 1.10 वोल्ट होती है। EMF अगर मुझे लिखनी है किसी सेल की, तो मैं उसकी ई नॉट यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखूंगी और एनोड का लिखूंगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूँ वो रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी मैं कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिखूंगी। ऐसा भी कह सकती हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्योंकि RP जो होता है वो नेगेटिव होता है OP के। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑक्सीडेशन हो एनोड पे, तो यानी मेरा एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सेल है उसकी EMF ज़्यादा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी वजह से वो ज़्यादा आएगी वैल्यू ऐड करके। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब हम मेजर करते हैं ना, तो हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे 0 लगकर बाकी सबकी ई नोट वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हैं, तो हमने जब स्टैंडर्ड कैलकुलेट की वो 1 मोलर कंसनट्रेशन, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 298 केल्विन पे कैलकुलेट करी थी। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारी SHE होती है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसी से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बना दी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ NCERT में बहुत सारी लिखी हुई हैं, बहुत सारे और भी हैं, बट मैंने यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लिखे हैं। आपको इतना याद होनी चाहिए सीक्वेंस फॉर बोर्ड्स, एंड अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वैल्यूज़ भी याद करनी है। इसको आपने खुद से अच्छे से याद करना है। हाइड्रोजन की 0 जो इसके ऊपर है, ये सब खुद रिड्यूस होना चाहते हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है। रिडक्शन पोटेंशियल यानी खुद ये रिड्यूस होना चाहते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और नीचे वालों की बात करूँ तो ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, रिड्यूस होना नहीं चाहते, यानी ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अब कैथोड पे क्योंकि रिडक्शन होनी है, यानी उसका RP ज़्यादा होना चाहिए और OP कम होना चाहिए। एनोड की बात करूँ तो वहाँ पे RP कम OP ज़्यादा होना चाहिए। नर्न्स्ट इक्वेशन आता है जो कि हमें बताता है कि कैसे कंसंट्रेशन चेंज करने से हमारे सेल की EMF बदल जाती है। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो EMF जो होती है, दिस इज़ द मेन फॉर्मूला। EMF जो होती है वो E नोट होता है सेल का, जो कि स्टैंडर्ड होता है -2.303 RT/NF होता है इंटू log Q। यहाँ पे Q आपका ये आ जाता है, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और अगर मैं बात करूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये सारी टर्म्स को कॉन्स्टेंसी हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा। E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591/N इंटू log Q। R की वैल्यू 8.314 होती है, F की 96500, N की नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने चेंज हो रहे हैं आपके रिएक्शन में, टेम्परेचर केल्विन के अंदर आता है। log की वैल्यूज़ का आपको तरीका बता देती हूँ, वैसे तो आई नो आप सबको पता है। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की 1, log 10 की पावर n की n हो जाती है, जैसे 100 है तो 2 हो जाएगा। log 2 0.3, log 3 0.47, log 5 0.69। ये 3 आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। उसके साथ मान लो मुझे log 6 निकालना है, log 6 इज़ बेसिकली 2 × 3, तो मैं 2 और 3 के log की वैल्यूज़ को ऐड कर दूंगी, मेरा 6 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब मान लो मुझे log 8 निकालना है, तो वो 4 × 2 होता है, तो 4 भी नहीं पता, 4 भी 2 × 2 यानी 2 की पावर 3, तो मैं 3 × 0.3 कर दूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा log 8। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद द रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड EMF निकालना है अगर मुझे, तो डेल्टा G जो होता है,
गिब्स एनर्जी का चेंज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ NFE। ई यहाँ पर आपका EMF आ जाती है, F और N की वैल्यू यहाँ पर जैसे थी वो सेम है। एक क्वेश्चन आता है कि H+ की कंसनट्रेशन बताओ, और अगर pH दी है तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो H+ की कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻ ऑफ pH। अच्छा, अगर आपका गिब्स एनर्जी नेगेटिव में आ रही है तो आप समझो कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, होना चाहता है रिएक्शन। अगर आपकी EMF यानी जो सेल का EMF है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो सेल वर्क करेगा, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, तो यहाँ पर आती है एक टर्म स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले सोल्यूशन के अंदर जो कंडक्टेंस हो रहे, कंडक्टेंस इज बेसिकली जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना कंडक्ट कर पा रहे हैं, कितना फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने नोट करते हैं कापा से। मोलर कंडक्टिविटी अब यहाँ पे आता है पर मोल, यानी 1 मोल जब मैं डाल रही हूँ तो वो कितना कंडक्ट कर पा रहा है। इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, आगे देखते हैं अभी हम। इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिनोट किया, ठीक है। ये आपका आ जाता है λm इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन आपने यहाँ पे मोलैरिटी के अंदर लेनी है। मोलैरिटी हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था क्या होता है ना। वेरिएशन विद कंसंट्रेशन की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इस तरीके से कुछ होता है। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, दिस इज हाई कंसंट्रेशन। इस पॉइंट से मान लो मैं पानी डालना शुरू करूँ तो मेरी ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी जो ये आपका λm है, मोलर कंडक्टेंस है बेसिकली, ये बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? जैसे जैसे मैं पानी डालती जाऊँगी वो डिसोसिएट होते जाएंगे, आयंस बढ़ते जाएंगे और वो आयंस और फ्रीली मूव कर पाएंगे और कंडक्ट करते जाएंगे। इस तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये हमें देखने को मिलता है कांस्टेंट इंक्रीज, है ना, स्लाइटली। और यहाँ पे मैं बात करूँ अगर मैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इतना डिसोसिएट नहीं होगा जितना पहले था। थोड़ा फर्क हालांकि होगा बट एक पॉइंट पे आके ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा और फिर से इन्फिनिटी इस तरीके से आ जाता है, यानी शार्प इंक्रीज होता है। हो क्या रहा है, मैं पानी जितना ज़्यादा डालती जा रही हूँ कंसंट्रेशन उतनी कम होती जा रही है, इंट्रैक्शंस उतनी कम होती जा रही हैं। ज़्यादा पानी है वो आपस में इंट्रैक्ट नहीं कर रहे तो वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, यानी उनकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अब कोलराशेस लॉ की वजह से हमने क्या किया, अब देखो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो लेमडा नोट, ये लेमडा नोट निकालना था ना, इसका तो मैंने ऐसे ऐसे करके निकाल दिया कि जब बहुत इनफाइनाइट डिल्यूशन हो गई है तब जो मेरी मोलर कंडक्टिविटी है वो लेमडा नोट है ना, KCl की आ गई इससे। बट अगर मुझे निकालनी है CH3COH की तो मैं कैसे निकालूँगी, तो इस तरीके से ग्राफ है ना। तो इसी को हमने कोलराशेस लॉ की मदद से निकाला। इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हमें देखने को मिलता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो अब वो पूरे ही अपने आयंस के अंदर सेपरेट हो चुका है क्योंकि इनफाइनाइट डिल्यूशन हो चुकी है। तो आपका जितनी MgCl2 की मुझे मान लो निकालनी है, एग्जाम्पल है, तो Mg की जितनी थी Mg2+ की जितनी होगी प्लस 2 है ना Cl2, तो 2Cl की जितनी होगी उनको ऐड कर देंगे तो वही उतनी ही होगी। तो हम इजीली, जैसे मान लो मुझे निकालना है तो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तो इजीली यहाँ से कैलकुलेट करके हर एक आयन की निकाल सकती हूँ और फिर मैं वीक की भी निकाल सकती हूँ। इसके भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और नीट में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, जो केमिकल रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस थे यानी जिनकी गिब्स एनर्जी नेगेटिव थी, वो वाले केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, है ना। अब जो केमिकल रिएक्शंस की गिब्स एनर्जी पॉजिटिव है, जो होना ही नहीं चाहते, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उन रिएक्शन का क्या वो रिएक्शन कुछ पार्टिसिपेट नहीं करते, वो यहाँ पे काम करते हैं। अब वो रिएक्शन को कराने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती हूँ ताकि वो वाले रिएक्शंस हो पाए, वो वाले रिएक्शंस अकर करें। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी उन नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए। इसके अंदर होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डीकम्पोज होता है, मोल्टन भी हो सकता है, एक्वस भी, जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक करंट देती हूँ उसको मैं तोड़ने के लिए, है ना, उसको डीकम्पोज कराने के लिए मैं एनर्जी दे रही हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल करंट दे रही हूँ।
यही आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन तो परमानेंट है, चाहे कोई सा भी सेल हो। रिडक्शन कैथोड पे भी परमानेंट है। इसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए। दे तो मैं इलेक्ट्रिसिटी रही हूँ, कंडक्ट तो उसे को कराना पड़ेगा मोल्टन एक्वस में, और जिससे क्या होगा, मूवमेंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, है ना। अब इसी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आपका फराडे के लॉज आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। तो पहला लॉ क्या कहता है, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट थी, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट मेरी उतनी ज़्यादा टूटेगी और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होगा, उतना ज़्यादा मास जितना मैं करंट दूंगी। ऑब्वियस सी बात ही है, जितना मैं करंट दूंगी उतना ज़्यादा वो मास वहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा। तो ये मास डायरेक्टली प्रोपोर्शन था चार्ज के। यहाँ पे मास जो हो जाता है इज इक्वल टू जेड क्यू। यहाँ पे जेड आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैं पास करती हूँ थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, किसी और इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी मैं सेम क्वांटिटी करती हूँ, तो जो मास होगा डिपॉजिट वहाँ पे भी वो प्रोपोर्शनल होगा टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। अब मान लो कोई चीज़ भारी है तो वो तो ऑब्वियसली कम होएगी ना। मैं कहती हूँ मेरे पास कोई चीज़ थी जिसका वैसे मास 1 मोल का 10 है ना। इक्विवेलेंट वेट, बेसिकली इक्विवेलेंट वेट है ये, मोलर मास नहीं है, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट मास 20 है। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, दोनों में सेम करी, कुछ नहीं कितनी भी करी, दोनों में मैंने सेम करी, तो इसका अगर जाकर 5 डिपॉजिट हुआ है तो इसका वहाँ पे जाकर 2.5 डिपॉजिट होगा। यानी कि जो आपका M1 M2 है वो इक्विवल होगा E1 बाय E2 के। मान लो मेरा E1 जैसे उसका 10 था, उसका 20 था। I'm so sorry, मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। यानी उसका मैंने हाफ किया है तो इसका भी हाफ ही होगा। जो रेशो होगी इक्विवेलेंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। जो नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर होता है वो सेम फैक्टर, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था ना 10 और 20 वाला, यहाँ पे 5 आके डिपॉजिट हुआ जब मैंने सेम करंट दिया, तो यहाँ पे 10 आके होगा, 2.5 नहीं, उल्टा कर दिया, ठीक है, 5 और 10। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपका यहाँ पे ये आता है, जो आपका न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। यानी जो जितना मास डिपॉजिट होगा दैट इज़ इक्वल टू जो मोलर मास है डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ई ही हो गया एक तरीके से, ई इंटू चार्ज, यहाँ पे आई टी आ जाएगा डिवाइडेड बाय एफ, है ना। तो जो आपका मास डिपॉजिट है वो इसके बराबर हो जाता है, इसको याद ज़रूर रखना। ये फराडे आपका 96500 ही है। और यहाँ पे आपका एन फैक्टर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हुए हैं ये है, ठीक है ना। अब आ जाओ हमारे पास सेल्स का पार्ट आ जाता है। प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, दो तरीके के सेल्स होते हैं। सेकेंडरी वाले जिसमें चार्जिंग भी पॉसिबल है, प्राइमरी वालों में नहीं होती है। पहला आता है ड्राई सेल। इसमें ना आपको मेनली याद करने वाला ये है, बहुत ज़्यादा समझाने वाला कुछ भी नहीं है। ड्राई सेल में एनोड पे जिंक है, कैथोड पे कार्बन रोड है, इलेक्ट्रोलाइट पे इलेक्ट्रोलाइट के नाम पे हमारे पास NH4Cl + ZnCl2 का पेस्ट है। रिएक्शंस एनोड पे ये हो रहा है, कैथोड पे ये हो रहा है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये पोर्टेबल है और चीप है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस हैं ये रिचार्जेबल नहीं है। ये तो देखो प्राइमरी का सबका ही हो जाएगा, लिमिटेड लाइफ है इनकी, बहुत लंबा भी नहीं चलते हैं। मर्क्यूरी सेल की बात करूं तो ये देखो ZnHg का अमलगम है, HgO है, KOH है। ओवरऑल ये रिएक्शन हो रहा है। एडवांटेजेस की बात करूं तो इसकी कांस्टेंट वोल्टेज देता है ये, और इसकी लाइफ भी काफ़ी लॉन्ग होती है। डिसएडवांटेजेस का एक तो यही आ जाएगा कि चार्जेबल नहीं है, ठीक है, और टॉक्सिक होती है मर्क्यूरी, इसलिए। सेकेंडरी सेल की बात करूं तो लेड स्टोरेज सेल आता है, इसी को हम लेड एक्यूमुलेटर भी कह देते हैं। एनोड पे Pb है, कैथोड पे PbO2, इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट H2SO4। इसके डिस्चार्जिंग के एनोड, कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन आपको याद करना है। एनोड कैथोड ही कर लो, ओवरऑल तो ऐड ही करना है, एंड चार्जिंग में बिल्कुल इसका रिवर्स कर देना है, ठीक है। निकल कैडमियम सेल की बात करूँ तो यहाँ पे एनोड में कैडमियम है, कैथोड में NiOH3 है, और रिचार्जेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, मेमोरी इफेक्ट प्रेजेंट है। लाइट वेट है,
रिचार्जेबल है और मेमोरी इफेक्ट प्रेजेंट है। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आपको लिख लिख के रिएक्शंस को याद करना है। तो देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा, रिएक्शन आपको खुद से याद करना है। देन आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल, दोनों बोर्ड्स और नीड दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोड पे हाइड्रोजन है, कैथोड पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइट OH नेगेटिव है। एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा है। एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा ना हाईली एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा काम करता है, पोल्यूशन फ्री है और कंटिन्यूसली एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। ये स्पेस क्राफ्ट और सबमरीन्स के अंदर यूज़ होता है। लास्ट है आपके पास करोजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। करोजन क्या होता है, जब स्लो डिटोरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शंस होकर मेटल जो है वो डिटीरियोरेट कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन का मैकेनिज्म पूछते हैं CBSE में बहुत ज़्यादा बोर्ड्स एग्जाम में, है ना। तो ये देखो आपने क्या लिखना है, जो पानी प्रेजेंट है एयर के अंदर वो यूजुअली ऑटो आयनाइज हो जाता है H+ और OH नेगेटिव के अंदर, और ये जो H+ है या पानी कह लो, ये जब कांटेक्ट में आता है आयरन के, तो ये आयरन अंडरगो होता है ऑक्सीडेशन के, क्योंकि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कम नेगेटिव होता है ना। तो ये ऑक्सीडाइज करना चाहता है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब, तो ये ऑक्सीडाइज होकर Fe2+ हो जाता है, फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, Fe2O3 बना लेता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही, फिर ये Fe2O3 एब्जॉर्ब कर लेता है X नंबर ऑफ वाटर और वो बन जाता है रस्ट के अंदर Fe2O3.XH2O। ये आपके सारे रिएक्शंस है जो हुए, वाटर ऑटो आयनाइज हो गया CO2 की प्रेजेंस में, और फिर H+ के कॉन्टैक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो गया, और आपका ये वाला O2 और H2 ये बन गए, एंड देन ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करे OH नेगेटिव और ये, तो Fe2O3 और पानी बन गया, फिर ये Fe2O3 और पानी जुड़कर आपका Fe2O3.XH2O दे दिया। प्रिवेंशन की बात करूँ तो पेंटिंग या ऑयलिंग करके हम बैरियर मेथड से मतलब उसे कवर भी कर सकते हैं, है ना। गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग कर दो आयरन के ऊपर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से किसी और मेटल्स की, है ना, और एलॉय बना सकते हैं, इससे आपकी रस्टिंग एक तरीके से प्रिवेंट हो जाएगी। अब आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ एडिशनल टॉपिक्स के ऊपर। पहला है मेटालिक कंडक्शन वर्सेस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होता है। मेटालिक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के अंदर आपके आयंस करवाते हैं और आपका केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे हमने अभी पढ़ा चैप्टर के अंदर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। हमने अभी अभी देखा ना, कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ती है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने में कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। जो मेटालिक कंडक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, यहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। यहाँ पे कोई मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, यहाँ पे मास का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे मास का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल था, इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड होती है, एग्जाम्पल आपका ये रहा। गैस इलेक्ट्रोड भी हो सकती है, ये रहा एग्जाम्पल। ये तो बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं। मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट इलेक्ट्रोड है, ये भी हो सकता है ना। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल ये रहा। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ सेल, यानी अगर मुझे किसी भी सेल के EMF की मेजरमेंट करना है तो मैं किस मेथड से करती हूँ, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करती हूँ। किसको यूज़ करते हैं हम, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है, करंट का फ्लो प्रिवेंट कर सकते हैं हम, और ये एक्यूरेट EMF हमें देता है। इसके बाद हमसे ना एप्लीकेशंस ऑफ कोलराशेस लॉ पूछ ली जाती है। बोर्ड्स में लॉ था, नीट के अंदर एप्लीकेशंस आती हैं। कैलकुलेट करता है, हम मोलर कंडक्टिविटी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी कि जो हमने देखा कोलराशेस लॉ में, मोलर कंडक्टिविटी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, है ना। और डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम अल्फा निकाल सकते हैं इसकी मदद से। ये फॉर्मूला भी याद रखना, अल्फा जो हो जाएगा आपका λm/λ0 हो जाएगा। डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी देखो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, यानी इतना मैक्सिमम हो सकता है, अब डिसोसिएशन इससे पता चल जाएगी ना कि कितनी हुई है।
और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकाल सकते हैं, सी अल्फा स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है 11th का फॉर्मूला है ना, बाय 1 माइनस अल्फा, है ना। देन कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से। अब लास्ट में आता है आपके पास ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, है ना, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन्ड है, आ सकता है, बट यूजुअली बोर्ड्स के अंदर ये पूछा नहीं जाता। तो ये आपको टोटली चीज़ याद ही करनी है कि जैसे मोल्टन NaCl है तो उसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट है, क्या इलेक्ट्रोड्स हैं, क्या कैथोड पे रिएक्शन है, एनोड पे क्या रिएक्शन है, प्रोडक्ट्स पे क्या है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। तो आई वुड जस्ट से कि आप ये वाला जो पेज है इसको आपने पूरा अच्छे से याद करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को अच्छे से याद करना है ना। ये पेज है, ठीक है, इस पेज को आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, एक एक रिएक्शन, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं रहता। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।